नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 8वीं कक्षा का मधुबन ये जो साक्षात्कार है ये हम देखने वाले हैं। साक्षात्कार मतलब क्या, दो या दो से अधिक जो लोग आते हैं एक साथ और वो किसी एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं, कुछ जानकारी हासिल करते हैं, उससे करते हैं साक्षात्कार। अभी ये साक्षात्कार जो है, जो लेखक है, जो उनका नाम है अनुराग वर्मा जी। अभी अनुराग वर्मा जी खुद का तो साक्षात्कार नहीं लेंगे ना, किसी और व्यक्ति का लेंगे। तो पहले यहाँ पे हमें दो व्यक्तियों की जानकारी हासिल करेंगे। मतलब अनुराग वर्मा जी जो साक्षात्कार ले रहे हैं, जो उनका नाम है जो डॉक्टर राजकुमार वर्मा। क्या नाम है उनका? लेखक, प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी। मतलब अभी इनका साक्षात्कार, जैसे कि हम देखते टीवी में भी देखते हैं साक्षात्कार, इंटरव्यू देखते हैं, उसी तरह से कोई प्रसिद्ध आदमी हो तो उसके अलग अलग प्रकार के उससे सवाल पूछकर जानकारी प्राप्त करते हैं। वो जानकारी किसके लिए थी? मोटिवेशन के लिए, प्रेरणा के लिए, और उनके जो उन्होंने कार्य किया है किसी और को समझ में आए, इसके लिए वो साक्षात्कार ले आता है। अभी पहले तो हम अनुराग वर्मा जी के बारे में जानेंगे। अभी अनुराग वर्मा जी क्या है, देखो परिचय। अनुराग वर्मा जी हिंदी में उन्होंने बहुत विपुल, मतलब बहुत सा लेखन किया है। और आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल आशय संपन्न होती है। मतलब ये भी एक लेखक थे और रिपोर्टर की तरह है। आप हिंदी के जाने माने लेखक थे। और इन्होंने जी ली है वो जो है डॉक्टर राजकुमार वर्मा। हम यह अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक, मतलब जो ऐतिहासिक हम बोलते हैं कि ऐहिक वगैरह, जो प्रैक्टिकल है, या फिर ड्रीम्स, जिस तरह से प्रेम देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन्हीं प्रश्नों की बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए, मतलब सोच समझकर उत्तर दिए। तो हम जाएंगे पाठ की तरह। अभी पाठ जो है ये देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं, पढ़ते जाएंगे। आप अपनी किताब खोलिए, पेज नंबर 11। तो देखो अभी वो जो डॉक्टर है, कौन जा रहे हैं? पहले अनुराग वर्मा जी। किनकी लेने के लिए? डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी की मुलाकात लेने के लिए, साक्षात्कार लेने के लिए। अभी देखिए, सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। तय मतलब फिक्स था, डिसाइड था। अभी सुबह का समय था और डॉक्टर जो थे राजकुमार वर्मा जी, जो प्रयाग, जो उत्तर प्रदेश में प्रयाग गांव है, उसके स्टेशन के पास, मतलब उसका जो स्टेशन थे उसके पास में स्थित निवास, उनका घर मधुबन की ओर, वो जोर से रफ्तार, मतलब जोर से, क्योंकि 10 बजे उन्होंने टाइम दिया था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, मतलब प्रोग्राम, संगोष्ठियों में चर्चा एवं सम्मेलनों में देखा था, प्रोग्राम में देखा, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। अभी जो मिलने वाले हैं, पास से देखने वाले हैं, तो उनकी जो मुलाकात करने का उनका पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। मतलब विचारों का ज्वार, मतलब विचारों की हलचल। मतलब क्या मैं पूछूंगा, क्या नहीं पूछूंगा, कौन कौन से सवाल पूछेंगे, कौन से सवाल का ऐसे जवाब देंगे, इस तरह से उनके मन में जो विचारों की हलचल थी वो उनके दिमाग में चल रही थी। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का? मनीषी मतलब विद्वान, जो इतने बड़े लेखक थे, जो उनका साक्षात्कार हो रहा, तो वो विद्वान कैसे होंगे? इन तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। और ये सारे दिमाग में उनके विचार चल रहे थे, तभी उन्होंने उनके घर, जो नाम जो उनका है मधुबन में, उन्होंने प्रवेश किया। काफी साहस, मतलब जाने, अगर कोई किसी बड़े आदमी को हम मिलते हैं तो हमें डर लगता है ना, तो उन्होंने धैर्य करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और ये कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। देखो, मतलब देखो कितनी उनमें जो है कि उनके नौकर थे, उनको भी उनके कह रखा था कि अनुराग जी आने वाले हैं। इसके लिए जैसे ही उन्होंने बेल घंटी बजाई और उन्होंने दरवाजा खोला, तो उन्होंने, जो उनका नौकर था, उन्होंने पूछा कि आप अनुराग जी हैं? मतलब सारी जो बातें हैं वो कह के रखते हैं, उसके हिसाब से वो चलते हैं। और आते ही वो पूछते हैं, अनुराग जी कैसे आने हुआ?
मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणा मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया हो। उनके लिए हेतु मतलब ध्येय से आया हो, एम से आया हो। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब जो है, आपके जीवन में बहुत सारे प्रसंग हुए, जो घटनाएं हुई, उनसे आपके क्या प्रेरणा मिली है महत्वपूर्ण, और उनकी जानकारी पाने के लिए मैं आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। डॉक्टर साहब समझ गए और कहा कि आप पूछिए। अभी इसके आगे से जो फॉर्मेलिटी यहाँ तक खत्म होगी और आगे से जो प्रश्न पूछने वाले हैं उनके ऊपर हमारा लेसन है। इसके लिए क्वेश्चन के ऊपर भी आप अच्छे से ध्यान देंगे और आपको समझ में आएंगे प्रश्न। अभी प्रश्न कौन पूछेंगे? अनुराग वर्मा जी। और उत्तर कौन देंगे? डॉक्टर राजकुमार वर्मा। दोनों ही वर्मा है, लेकिन प्रश्न पूछने वाले हैं अनुराग वर्मा और उत्तर देने वाले हैं राजकुमार वर्मा। डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिससे आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं का महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। उन्होंने कहा कि आप जो काव्य रचना करे, जो कविता लिख रहे हैं या फिर कोई लेख जो लिख रहे हैं, ये जो आपको इनके लिखने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है? हमारे जीवन में कोई भी चीज़ हम करते हैं तो किसी न किसी से हम मोटिवेशन लेते हैं। इसके बाद हम जहाँ जाके कुछ काम करते हैं, इससे कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आपके जीवन में जो आप काव्य करने लगे थे, और इसके लिए आपका अंतरंग पहलू मतलब किसी को पता नहीं होंगे, जो आपको ही पता होंगे, ऐसे मोड़ बता दीजिए। उत्तर अभी कौन देंगे? राजकुमार वर्मा जी। पहले तो मेरे जीवन में समाज के अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह था। पुराने जमाने में अंध व्यवस्था मतलब ऐसे ही कि बहुत सारे अंधविश्वास थे, बहुत सारे जिसको कोई साइंस का प्रमाण नहीं था, ऐसे एक्टिविटी लोग करते थे, तो उनको अच्छी नहीं लगती थी। तो वो कहते हैं कि समाज के प्रति जो विद्रोह, इसके लिए मेरा विद्रोह उदित मतलब बाहर निकला, मतलब मेरे अंदर था। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों में से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। मतलब पहली बार 1921 में वो सिर्फ 15.5 साल, मतलब सिर्फ 10वीं का लड़का, इतनी ही उनकी आयु थी। और उनको क्या समझ में आया कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन उस टाइम चल रहा था, क्योंकि उस टाइम हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। हमारा आज़ाद 1947 में आज़ाद हुआ, और ये जो घटना है 1921 की है। तब वो आंदोलन, जो आज़ादी का आंदोलन तेज था, तो उस टाइम वो 15.5 साल की उम्र में जो एक बच्चे थे, उन्होंने उनको देश को आज़ाद करने का सपना उनका भी था। और पारिवारिक एवं सामाजिक अड़चनों, मतलब उनको यहाँ हिस्सा लेना था, लेकिन वो नहीं ले सकते, बहुत छोटे थे पहले थे, और घर के लोग भी नहीं चाहते थे ना कि। और सामाजिक व्यवधान है मतलब अड़चन, समाज की व्यवधान है मतलब सामाजिक अड़चने भी हुआ थे, संघर्ष करते हुए इन सब के बारे में उन्होंने स्ट्रगल किया, उनको विरोध किया और उन्होंने भाग ले लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, देखो। और ये जो थे ये जो डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी थे, एक डिप्टी कलेक्टर के लड़के थे, और उन्होंने स्कूल छोड़ना मतलब ये सोचा भी नहीं था। अच्छी फैमिली थी उनकी, एजुकेटेड फैमिली थी, और ऐसे हालात में उनको स्कूल छोड़ना, ये बात कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जब मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए थे, मतलब मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर गांव में मौलाना शौकत अली साहब आए, और उनका जो स्पीच हुआ, उन्होंने जो भाषण दिया, उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनने का एक नुस्खा है। सब गांधी जी की बात मानते थे, तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात उसके बाद एक सेंटेंस उनके कान में रह गया। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए उन्हें कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। देखो कितनी बड़ी बात कहा उन्हें, तेजी में आके, जोश में आके कह दिया कि है कोई माई का लाल जो ये कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, इस तरह से कहेगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दिया। देखो एक आदमी आया, उसने कहा, स्पीच में कहा कि गांधी जी कहते हैं कि अंग्रेजी की तालीम मतलब गुलाम बनने का एक तरीका है, और उन्होंने एक चैलेंज भी दिया कि हर कोई माई का लाल है जो स्कूल छोड़ने देगा। और उन्होंने ये जो राजकुमार वर्मा जी जो माई का लाली कहेंगे ना, जो उन्होंने घर में कह दिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा।
तभी लोग सत्ते में आ गए, मतलब भय भय हो गए, अरे स्कूल में नहीं जाएगा, इतना डिप्टी कलेक्टर का लड़का होके। अब बात भी अजीब थी उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर रहा था। विद्रोह मतलब विरोध। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु देखो, लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैंने घर से निकल पड़ा, और क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। बहुत समझाया उनको, ऐसा मत कर, स्कूल मत छोड़, अभी तो तुम्हारे पढ़ने की उम्र है। इतना कहने के बाद, या फिर तुम्हारे पिताजी जो है डिप्टी कलेक्टर है, उनकी नौकरी चली जाएंगी। ये सब कहने के बावजूद भी जो राजकुमार वर्मा जी थे, गांधी जी का आदेश मानने के लिए घर छोड़ के निकल गए। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था, और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। राष्ट्रीय ध्वज जब आप 26 जनवरी में चलते हैं, तो हमारा ध्वज लेके 2-4 बच्चे आगे रहते हैं, उसके पीछे हम जाते हैं ना, तो उसी तरह उसे कहते हैं प्रभात फेरिया। तो वो नगर में उस टाइम करते थे। यह बात 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यह मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण मतलब पहली कविता थी उनकी। अभी जो 1921 में जो आज़ादी के लिए सारा देश लड़ रहा था, तो उनके मन में देश प्रेम जागरूक था, और उनका देश प्रेम उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से जाहिर किया। वो उनका पहली कविता थी, मंगलाचरण उन्हें कहा है। अभी ये पहले सवाल का जवाब हुआ। दूसरे सवाल जो थे, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? जो मध्य प्रदेश में थे और वो आए उत्तर प्रदेश में, बहुत लंबा सफर तय करके आए। अभी ये क्यों आए, उनका आंसर कौन दे रहे? राजकुमार वर्मा जी। वो कहते, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उसके बाद उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया था। अभी वो कहते हैं कि हिंदी में, मतलब जब मध्य प्रदेश से मैं उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित हुआ, मतलब मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश क्यों गया कि उस दिनों नागपुर है जो है मध्य प्रदेश के पास ही है। महाराष्ट्र में होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश वहां से नजदीक है। नागपुर में विश्वविद्यालय में, जो यूनिवर्सिटी में, उन्हें हिंदी नहीं था। और सन 1925 में, मतलब 21 में तो 10वीं की एग्जाम, मतलब 10-15 साल के थे, और वहाँ पे इंटर एग्जाम, मतलब 11वीं के जो अभी जो होती है बोर्ड की एग्जाम 10वीं को होती है ना, या 12वीं को होती, तो उस टाइम 10वीं की 11वीं की एग्जाम थी, तो उससे कहते हैं इंटर की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की, पास हो गए थे। और उसके बाद हमें उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया गया था, मतलब उसके आगे पढ़ने के लिए। मैंने इसी विश्वविद्यालय से MA की और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया। तो इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो प्रयाग है वहाँ पे विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया, और वहाँ पे उन्होंने MA की परीक्षा प्राप्त की, मास्टर इन MA। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के साफ भाव प्रतिबिंबित हो रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। अभी वो कहते हैं, जो थोड़े कुछ बोलने के बाद जो थोड़ा सा गंभीर हो गए, और गंभीरता उनके चेहरे प्रतिबिंबित, मतलब साफ दिखाई दे रही थी। जैसे कि अगर कोई पानी ठहरा हो और वहां पे हम हमारा मुंह देखते हैं, तो हमें हमारा मुंह दिखता है आरसे जैसा, आईना जैसा, तो वैसे उनके चेहरे और गंभीरता दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने प्रश्न पूछा आगे का। देखो प्रश्न क्या है, देखो, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों लेखकों के जीवन में उनके लौकिक प्रेम और पारलौकिक प्रेम में बदल गया है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? जो डॉक्टर ने सवाल पूछा है, अभी वहां पे उत्तर क्या देते, देखो, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति है, नेचुरल एक्टिविटी है। प्रेम तो हर कोई करता है, माँ से करता है, बाप से करता है, अपने भाई बहनों से करता है, कोई अपनी बीवी से करता है। हमारा हर चीज पे, फूलों पे भी प्रेम होता है, बहुत सारे हम प्रेम अलग अलग होते हैं। तो वो कहते हैं कि वो एक नेचुरल एक्टिविटी, प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया। जो डॉक्टर राजकुमार वर्मा था, विवाह था, उनकी शादी जो थी 1926 में हो गई थी। मैं गृहस्थ जीवन में आ गए, जैसे कि सब लोग गृहस्थ जीवन में आ जाते हैं, उनका उतना संसार करने लगते हैं, तो वो संसार में लग गए। अब मुझे सात्विकता, मतलब सत्व गुण, हाँ, और नैतिकता से प्रेम हो गया। नैतिकता मतलब नीति से, जो अच्छा है, जो सही है, उसके वो
भाव रखते थे। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर के रहस्यवाद लिखा। कबीर ये जो हिंदी के बड़े लेखक है, बड़े कवि है, उनके बारे में कबीर का रहस्यवाद उन्होंने लिखा था। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेरित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्राय उत्सव के अवसर पर नाटकों में भाग लिया करता था। वो करते थे कि जब मैं छोटा था तो मुझे कविता से बहुत प्रेरणा मिली और बचपन में उनको एक्टिंग का भी शौक था, अभिनय किया। वो हमेशा जो प्रोग्राम होते थे, वो हमेशा प्रोग्राम तो उन्होंने वो पार्टिसिपेट करते थे। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? अभी देखो पॉलिटिक्स के बारे में वो खुद क्या कहते हैं। अभी देखो, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी नहीं। आज इसकी सरकार है, कल उसकी सरकार है, कोई विरोधी पक्षी होता है, कोई उसके ऊपर वोट आने मारता है, कोई वोट आने मारता है। ये सारी बातें उनको अच्छी नहीं लगती थी, तो इसके लिए वो कहते कि स्थिरता नहीं, स्टेबिलिटी का अभाव है, वहां पे स्टेबिलिटी नहीं रहती है। यद्यपि फिर भी मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ। ये भी हमारे पंतप्रधान थे। इंदिरा जी गांधी भी पंतप्रधान थे और मोरारजी भाई भी पंतप्रधान थे और उनसे मेरा परिचय भी है। परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा, मतलब हमेशा वो राजनीति से दूर रहा। लेकिन क्यों रहे? मुझे आपको पता है कि वो वहाँ पे स्थिरता नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं थी। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। वो कहते मैं एक लेखक हूँ और मैं उसी में विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। देखो बड़े पक्के होते हैं, एक वर्ष बड़े बड़े लोग वक्त के पाबंद होते हैं। तो उन्हें घड़ी देखने के बाद उन्होंने कहा कि 11 बजे से एक कार्य में जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक मतलब गार्डियन, हमारे पेरेंट्स होते हैं कि नहीं, तो हमें हमेशा सुखी रहो, खुश हो, इस तरह से आशीर्वाद देते हैं। तो उन्होंने भी अपने गार्डियन की तरह, अपने माता पिता की तरह अनुराग वर्मा जी को आशीर्वाद देते हुए विदा किया था। तो मुझे लगता है बच्चों, आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ो और आपको ये समझने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर कि हम अगली वीडियो बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।